Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is next part of HPSC PGT Mathematics 2024 पेपर सॉल्यूशन सीरीज़। तो इसमें हम अपने अगले क्वेश्चंस करते हैं, जो 2-3 क्वेश्चंस रहते थे उनको कंप्लीट करते हैं। ट्राई करेंगे इसी लेक्चर में सारा वाइंड अप करने की। तो एक तो ये वाला रहता था क्वेश्चन नंबर 10। इस वाले में बोला है, ये रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x²। इसको इन्फिनिटी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है और 2-3 क्वेश्चन और हैं जो रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 10th वाला क्वेश्चन मैंने किया है इसको। अब देखो हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। तो हमें पता है, अब जब इन्होंने x को रियल नंबर दिया है तो x बिलोंग्स टू r। तो x बिलोंग्स टू r के लिए हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है कि x टेंड्स टू 0, मतलब कि जैसे जैसे हम रियल नंबर 0 को टेंड करते हैं ना, तो जब हम x को 0 टेंड कराते हैं तो जो 1/x² होता है वो इन्फिनिटी को टेंड करता है। हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो अब जब x हमारा रियल नंबर है तो रियल नंबर के लिए हमें किसी भी रियल नंबर को अप्रोच करने के लिए, जैसे 0 ये एक रियल नंबर है। ठीक है, तो अब जो ये 0 रियल नंबर है यहाँ पर, अब हमें रियल लाइन के थ्रू इसको अप्रोच करना है। ये बात ध्यान रखनी है। देखो रियल लाइन के थ्रू अप्रोच करना है 0 को, सिर्फ 2 तरीके हो सकते हैं, या तो लेफ़्ट से आ सकते हैं या फिर राइट से आ सकते हैं। ईदर वी कैन अप्रोच 0 फ्रॉम लेफ़्ट और वी कैन अप्रोच 0 फ्रॉम राइट। तो हम 0 को 0 के लेफ़्ट साइड यानी राइट, जो रियल लाइन है उस पर हम लेफ़्ट साइड से 0 की तरफ आ सकते हैं या फिर राइट साइड से 0 की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके हैं। अब 2 तरीके में इसी चीज़ को हम, जैसे मान लो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं कि हमारा अगर सी प्लेन में कोई भी नंबर होता है तो सी प्लेन में उस नंबर को अप्रोच करने के, जब हम सी प्लेन की बात करें ना, मतलब z = x + i/y टाइप का कोई भी नंबर होता है, तो कॉम्प्लेक्स में जब हम लिमिट निकालते हैं तो हम कई बार ऐसा कर देते हैं कि किसी एक लाइन के थ्रू हम जो वैल्यू आती है वो निकाली हमने, मान लिया y = mx के अलोंग वैल्यू निकाली, वो कुछ अलग आई, और मान लो y = mx के अलोंग कुछ और वैल्यू आई, और दूसरे पाथ के अलोंग मान लो हमने कोई सर्कुलर पाथ लिया या फिर और कुछ वैल्यू ली, उसके अलोंग कुछ अलग वैल्यू आई। या फिर हम ये करें कि अगर y = mx के अलोंग हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो अगर m पर डिपेंड कर जाती थी तो हम ये बोलते थे ये तो m के ऊपर यानी स्लोप के ऊपर डिपेंड कर गई, पाथ के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। दैट मीन्स अलग अलग पाथ से अलग अलग वैल्यू आएंगी, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उस कुछ तरीके से। फिर हम पोलर कोऑर्डिनेट में भी चेक करते थे पुट करके, है ना। मतलब कि हम ये बोलते थे कि सारे ही पाथ की इस पॉइंट को हम किसी भी पाथ के अलोंग जाएं, हर एक पाथ से अगर सेम वैल्यू मिले लिमिटिंग वैल्यू, तो हम ये बोलते थे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो उसमें हमें बहुत सारे पाथ, अब बहुत सारे पाथ्स के लिए फिर उसके अलग ये तरीका होता था कि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके और फिर वैल्यू निकालें। तो अब जब हम रियल की बात करते हैं तो रियल में हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं। रियल में हमारे पास ये रिलैक्सेशन आ जाता है कि पाथ है ना वो 2 ही हैं, या तो हम इससे कोई भी रियल नंबर है लेफ़्ट साइड से आए रियल लाइन से उस नंबर के ऊपर, या फिर राइट साइड से आए। तो 2 तरीके हैं, मतलब लेफ़्ट से या फिर राइट से, दोनों तरीके से जब हम अप्रोच करेंगे तो दोनों तरीके से सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो हम ये बोल देंगे कि 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो जैसे अब हम निकालेंगे, मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की दोनों वैल्यू। तो जैसे पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम जैसे अपनी 12th क्लास में लिमिट निकालते थे, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें ऐसे ही निकालना है। मतलब बेसिकली अगर हम इसको देखें ना तो ये बिल्कुल हमें जो 12th क्लास में जैसे लिमिट निकालनी होती थी ना उसी वाला क्वेश्चन है ये, वही वाला जो 6th चैप्टर में हम लिमिट निकालते थे। तो यही बोल रखा है कि सिंस x टेंड्स टू 0 अलोंग रियल लाइन, तो x अगर रियल लाइन के अलोंग x को 0 को टेंड कराना है, x को रियल लाइन के अलोंग, तो हमारे पास 2 ही वेज हैं x को 0 टेंड कराने के, या तो लेफ़्ट साइड से या फिर राइट साइड से। ठीक है, तो अगर हम पहले निकालेंगे लेफ़्ट हैंड, जैसे लेफ़्ट से आए और राइट से आए, तो x टेंड्स टू 0 माइनस LHL को हम क्या लिखते थे ऐसे करके, LHL = लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 के ऊपर माइनस लगा देते हैं, मतलब 0 के लेफ़्ट साइड से आए हैं, 0 - 1/x²।
ये वाली चीज़ अगर हम ये दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों वाली लिमिट्स को अगर हम इन्फिनिट बता दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है वो इन्फिनिटी आ जाए 1/x² की जो x के ऊपर जो लिमिट है वो 1/0 बन के इन्फिनिटी बन जाएगी। लेकिन हमें क्या लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों ही दिखानी पड़ेंगी। तो जैसे इसीलिए बोल रखा है कि अगर हम ये शो कर दें इफ़ वी शो दैट x टेंड्स टू 0 माइनस वाली लिमिट है और x टेंड्स टू 0 प्लस वाली लिमिट है। 0 के ऊपर माइनस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 के ऊपर प्लस का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट। दैट मीन्स हम लेफ्ट से आए या राइट से आए 0 के ऊपर तो हमें सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अगर ये प्रूव कर दिया तो प्रूव हो जाएगा। तो अब हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे करते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, देखो किसी भी फंक्शन f(x) की अगर हमें ये करना है x टेंड्स टू 0, अगर एफ ऑफ एक्स निकालना है तो हम ये करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। हम क्या करते हैं अगर 0 माइनस, या तो हम ये वाली चीज़ लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/x², या फिर हम कर दें कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। मतलब फंक्शन में x की जगह पर 0 माइनस एच पुट कर दें और h को 0 टेंड करा दें। तो यही कर दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। एफ में 0 माइनस एच दैट मीन्स एक्स की जगह पर 0 माइनस एच तो 1/0 माइनस एच का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम कर सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1/0 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब 0 माइनस एच का होल स्क्वायर इसको हम h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये वाली चीज़ किसके इक्वल आएगी 1/0, और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो ये आ गई। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू, ऐसे होता है ना राइट हैंड लिमिट जो होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जिस भी नंबर के ऊपर लगा रही है अगर 0 के ऊपर लगाया तो 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स होता है। और उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। मतलब x टेंड्स टू 0 प्लस था ना, उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में x की जगह पर 0 प्लस एच पुट कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही जब यहाँ पर फंक्शन में 0 x की जगह पर 0 प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/x की जगह पर 0 प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h², तो 1/h² h को 0 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/0 दैट मीन्स इन्फिनिटी। तो राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आ गई। दैट मीन्स दोनों इक्वेशन 1 और 2 से हमें मिल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आ रही है इनफाइनाइट आ रही है। दैट मीन्स ये यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, मिस्टेक हो रखी है। तो जब हम लिखेंगे ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1/x² इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम रियल लाइन के थ्रू 0 को अप्रोच कर रहे हैं। अगर हम ना 0 को अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन का नंबर मानते z इज इक्वल टू 0 और फिर c प्लेन के अलोंग अगर हम अप्रोच करते 0 को तो फिर हम सिर्फ इन्हीं दोनों पाथ के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते थे। बट ये रियल नंबर है, यहाँ पर ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि x कोई भी रियल नंबर है, इसलिए तो इस वजह से हमने दोनों पाथ के अलोंग अगर सेम लिमिट दिखा दी तो हमने बोल दिया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आसान था, आई होप कि हो गया होगा आपका अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो कि नंबर थ्योरी का क्वेश्चन था। 2 पार्ट थे इसके, दोनों ही बहुत अच्छे, और ये वाला हम बोल सकते हैं कि थोड़े मतलब ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन थे दोनों पार्ट इसके, पर अच्छे थे। अगर हमको थ्योरम्स अगर अच्छे से याद हैं, 2-3 जो बेसिक थ्योरम्स होती है नंबर थ्योरी की वो अगर हमें याद है, फर्माट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ये सब अगर याद हैं तो फिर हम आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं पहले क्या दे रखी थी। जो फर्स्ट पार्ट है 14th का, देखो लेट पी एंड क्यू बी 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। पी और क्यू 2 डिस्टिंक्ट प्राइम है, मतलब दोनों प्राइम भी है लेकिन एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, जैसे कि 2 और 3 दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है। देन p की पावर q-1 प्लस q की पावर p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर मोडुलो दिस। तो p की पावर में देखो p की पावर में तो q-1 करना है और q की पावर में p-1 करना है। इनका सम करके ये नंबर जो आएगा ये किस कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर मोडुलो pq, तो ये किस नंबर के कॉन्ग्रुएंट आएगा, मतलब कि कुछ ऐसा कि p की पावर q-1 प्लस q की पावर p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू समथिंग x मोडुलो पी क्यू। तो हमें वही x की वैल्यू बतानी कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले में रिमाइंडर बताना है। तो इसको करते हैं,
देखो यहाँ पर ये वाला है जो फर्स्ट वाला पार्ट है। हाँ देखो, हमें ये वाली चीज़ निकाली कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, है ना, मतलब कि हमें रिमाइंडर बताना है बेसिकली। तो अब हमें ये पता है देखो कि ये दोनों टर्म्स है ना, मतलब आइडिया कैसे लगाएंगी कि हमें प्रोसीड कैसे करना है। तो जैसे ये दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स का सम है, तो पहले हम पी की पावर क्यू माइनस वन की देख लें कोंग्रुएंट इसके साथ। अब जो सेकंड वाला है पी क्यू की पावर पी माइनस वन वाली टर्म की, है ना, तो इसी चीज़ से हमें आइडिया लगाना है। और ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि पी और क्यू एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, ठीक है, बराबर नहीं है एक दूसरे के। अब हमें पता है कि जो पी की, देखो ऐसे ही कुछ टर्म उठाएंगे ना जो इसमें जो रिजल्ट में प्रूव करनी है उस टाइप से। तो पी की पावर क्यू माइनस वन दे रखा है इसमें, तो हमने उठाया पी की पावर क्यू माइनस वन। अब हमें पता है पी की पावर क्यू माइनस वन क्या है, मल्टीपल है पी का। जैसे मान लो कि पी कोई भी पी की वैल्यू मान लो 3 है, तो 3 की पावर मान लो क्यू की वैल्यू 2 है, तो 3 की पावर 2 माइनस वन, तो 3 की पावर ये तो 1 ही हो जाएगा, 3 है। मान लो कि क्यू को 5 मान लो, ठीक है, तो 3 की पावर 5 माइनस वन, 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 है, वो 3 का मल्टीपल है ना। तो ऐसे ही जो पी की पावर क्यू माइनस वन है वो पी का मल्टीपल होगा हमेशा ही, ठीक है। तो पी की पावर क्यू माइनस वन अगर पी का मल्टीपल है, तो जब हम इसको लिख सकते हैं कि पी की पावर क्यू माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो पी, क्योंकि जब हम क्या करेंगे पी 0 मोडुलो पी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम पी से डिवाइड करेंगे पी की पावर क्यू माइनस वन, ऐसे होता है ना कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो पी, बी मोडुलो एन इफ एन डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है, अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो। अब देखो यहाँ पर ए माइनस बी, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो ए माइनस बी कितना आएगा, इसमें से 0 घटाएंगे, पी की पावर क्यू माइनस वन ही बनेगा। तो पी की पावर क्यू माइनस वन, और इसको तो p डिवाइड करता है, क्यों, क्योंकि ये तो p का ही मल्टीपल है, ठीक है, तो इसलिए रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर ही लिखते हैं, ये वाला जो होता है रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो p की पावर q माइनस वन को हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो p। तो अब ये वाली चीज़ देखो, पी और क्यू क्या है, दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो इनमें से कौन सा भी नंबर एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेगा। तो अगर डिस्टिंक्ट प्राइम है मतलब पी डजंट डिवाइड्स क्यू, पी क्यू को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। और पी क्यू को डिवाइड नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, फर्माट लिटल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। फर्माट लिटल थ्योरम क्या बोलती है कि Q की पावर P माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको फर्माट फर्स्ट थ्योरम भी बोलते हैं, P की पावर Q माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो P, जहाँ पर P Q को डिवाइड नहीं करता। यहाँ पर जो नंबर होता है ना, ये प्राइम नंबर होता है कोई भी, और ये P है वो इस वाले जो Q की पावर P माइनस वन हमने लिया है, इस Q को डिवाइड नहीं करना चाहिए, तब ये वाली थ्योरम है वो वैलिड होती है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि पी की पावर क्यू की पावर पी माइनस वन है वो कॉन्ग्रुएंट होती है 1 मोडुलो पी के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अब देखो यहाँ पर हमने बोला पी जब ये डिस्टिंक्ट प्राइम है तो पी क्यू को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, पी क्यू को डिवाइड नहीं करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, क्यू की पावर पी माइनस वन किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 1 मोडुलो पी के इक्वल हो जाएगा, यही वाली चीज़ लिख दी, ठीक है। तो अभी इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से जब हम इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, p की पावर q माइनस वन प्लस क्यू की पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 प्लस वन, 0 प्लस वन 1 आ जाएगा, मोडुलो p है दोनों में, ठीक है, दोनों में सेम नंबर पे मोडुलो ले रखा है, दैट मीन्स ये ऐड हो जाएंगी। तो p की पावर q माइनस वन प्लस क्यू की पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 प्लस वन 1 आ जाएगा, मोडुलो p, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। देखो अब मोडुलो p तो आ गया, वहाँ पे हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, मोडुलो पी क्यू, तो वहाँ पर हमें मोडुलो पी क्यू चाहिए। तो अब ये देखो पी तक मिला है हमें। अब ऐसे ही जैसे हमने बोला था कि क्यू पी को डिवाइड नहीं, पी क्यू को डिवाइड नहीं कर रहा था, ऐसे ही हम बोलेंगे कि पी भी क्यू को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, क्यू इज़ नॉट डिविजिबल बाय पी इज़ नॉट डिविजिबल बाय क्यू, दैट मीन्स क्यू डजंट डिवाइड पी, क्यू भी पी को डिवाइड नहीं कर रहा, और क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है। तो अब यहाँ पर भी हम फर्माट लिटल थ्योरम लगा सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी और क्यू रिप्लेस हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू की पावर p माइनस वन, पी की पावर q माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो q, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो नंबर होता है ना, ये वाला जो नंबर है ये डिवाइड नहीं करना चाहिए इसको। तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया है कि q को p डिवाइड नहीं कर रहा है, और ये दोनों ये वाली चीज़ क्या आ गई कि p
इसलिए हमने लिख दिया पी की पावर क्यू माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोडुलो क्यू। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता है, इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया, जैसे हमने पिछले में इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था, ऐसे ही अब हमें ये पता है जैसे कि p की पावर q माइनस वन है वो p का मल्टीपल था, ऐसे ही q की पावर जो p माइनस वन है वो q का मल्टीपल है, तो हम q की पावर p माइनस वन को लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोडुलो q, क्योंकि जब हम यहाँ से a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, q की पावर p माइनस वन, इसमें से जीरो घटाएंगे तो q की पावर p माइनस वन आ जाएगा, और इसको तो डिवाइड करेगा q। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। अब यहाँ पर देखो दोनों में मोडुलो क्यू है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, p की पावर q माइनस वन प्लस q की पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मोडुलो q आ जाएगा दोनों में। ठीक है, यही लिख दिया 4th और 5th से, p की पावर q माइनस वन प्लस q की पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो q सॉरी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। तो अब हमें थर्ड और 6 से देखो, थर्ड में क्या बना था, ये लेफ्ट में यही वाली चीज़ थी, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p था, यहाँ पर 1 मोडुलो q है, तो हम इन दोनों थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, मतलब ये रिजल्ट होता है ना हमारे पास कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो c और a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो d होता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो c इंटू डी। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, थर्ड और फोर्थ से दोनों, वहाँ पर थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर p था और फोर्थ इक्वेशन में यहाँ पर q है, तो इसलिए हमने लिख दिया p की पावर q माइनस वन प्लस q की पावर p माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p इंटू q। ठीक है, तो हमें यही वाली चीज़ में तो बताना था कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा, मतलब ये बोला था ना कि इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, रिमाइंडर, तो यहाँ पर ही होता है रिमाइंडर, तो यहाँ पर ये रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, तो दैट मीन्स 1 है आंसर अपना। ठीक है, तो अब इसके बाद है जो बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में क्या बोला था कि ये वाला जो नंबर है ना 4 इंटू 29 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल को जब हम 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये स्टेटमेंट लिख रखी थी। तो अब रिमाइंडर निकालने का मतलब यही है कि हमें यहाँ पर लिखना है कि ये वाला नंबर कॉन्ग्रुएंट टू विच मोडुलो 31 होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n लिखते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर इज द आंसर। तो इसको हम इसीलिए हमें यहाँ पर जो नंबर निकालना है वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा रिमाइंडर होगा, यहाँ पर जो आंसर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये दोनों टर्म्स के लिए ही निकालना होगा कि मोडुलो 31 लगाने पर कितना रिमाइंडर देती हैं। ठीक है, ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी, तभी हम सम के लिए निकाल पाएंगे। तो अब देखो, जैसे पहले 5 फैक्टोरियल के निकालते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 120 वैल्यू होती है 120। अब 120 को हम 27 लिख सकते हैं मोडुलो 31, मतलब कि Z31 जो होता है, Z31 के ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगता है, मोडुलो 31 लगता है, एडिशन मोडुलो 31। ठीक है, तो अब हमें Z31 के अंदर, क्योंकि Z31 में कहाँ से लेकर 0 1 2 3 से लेकर 30 तक नंबर होते हैं, तो 120 तो बाहर है इस सेट के, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 120 की वैल्यू Z31 में लेके आनी पड़ेगी पहले। तो Z31 के अंदर इसकी वैल्यू 27 होती है। अब 27 कैसे होती है, मतलब कि जब हम क्या करेंगे, 120 के 31 से डिवाइड किया, कितनी वैल्यू आई, ये वाला नंबर लिख सकते हैं हम, क्योंकि रिमाइंडर 3 इंटू 31 हम लिख सकते हैं, 3 इंटू 31 प्लस के 27 लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ से मिलेगा 93 प्लस के 27, और 93 प्लस के 27 120 के इक्वल है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये वैल्यू 120 आई है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जो रिमाइंडर हमारा कितना आया, ऊपर 27 आया है, तो 27 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 93 जो है, 93 तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि 93 31 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसलिए 5 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 मोडुलो 31। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, ये वाला तो हो गया 5 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 मोडुलो 31। अब इसके बाद हमें निकालना है कि जो ये वाली वैल्यू है ना 29 फैक्टोरियल वाली, इसके लिए निकालना है 4 इंटू 29 फैक्टोरियल। तो पहले हमने लिखा 29 फैक्टोरियल। अब देखो 29 फैक्टोरियल, जैसे 5 फैक्टोरियल की तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं थी, हमने लिख दी।
अब 29 फैक्टोरियल की तो वैल्यू निकालना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो अब हमें इसका मतलब डायरेक्टली हम वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर रिमाइंडर निकालें, ये वाला तो थोड़ा टफ काम हो जाएगा ना। और एग्ज़ाम में इतना टाइम भी नहीं है कि हम इसी वाले क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाएं, 29 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालें मल्टीप्लाई करके और फिर हमें डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें, लेंथी हो जाएगा। तो इसीलिए अब हमें देखना है कि अपनी जो थ्योरम्स थी ना 2-3 जो इंपॉर्टेंट थी, फर्माट थ्योरम, फिर आइलर थ्योरम और विल्सन थ्योरम की, उनमें से हम कौन सी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो विल्सन थ्योरम है, विल्सन थ्योरम क्या स्टेट कर दिया है कि p कोई भी प्राइम नंबर है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि p-1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो p, ये वाली चीज़ होती है। अब देखो यहाँ पर जो ये वाला है ना, आइडिया हमें कैसे लगा, जैसे 31 और 29 है, ठीक है, तो 30 मोडुलो 31 मतलब p और 31 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, मतलब p की वैल्यू अगर हम 31 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 31 - 1 क्या बनेगा, दैट मीन्स 30 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 30 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो 31। अब 30 का फैक्टोरियल है, 30 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 30 × 29 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो 31, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमने लिख दी कि 31 प्राइम नंबर था और 31 और 29, जैसे अगर 28 का फैक्टोरियल भी होता मान लो, तो फिर हम लिख देते 30 × 29 × 28 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसे करके, और यहाँ पर बिल्कुल 30 ही होता तो और भी ज़्यादा, यहाँ पर अगर हमें ये वाली चीज़ में 30 फैक्टोरियल दे रखा होता तो डायरेक्टली रिजल्ट लग जाता यहाँ से, ये वाला है ना। तो अब हमने क्या किया कि p31 हमारा प्राइम है, ठीक है, तो इसलिए p की वैल्यू जो 31 है, अब p-1 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 30 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो p। तो विल्सन थ्योरम से लिख दिया, बाय विल्सन थ्योरम। तो अब 30 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 30 × 29 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो 31, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं 29 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, क्योंकि हमें तो लेफ्ट साइड में 24 × 29 फैक्टोरियल चाहिए, तो इसको हम उधर ले गए तो -1/30 × मोडुलस 31। अब देखो जो ये वाली वैल्यू होती है 30, अब इसको हम लिख सकते हैं ना -1 इन, जो ये होता है 30 का इन्वर्स लिख सकते हैं 1/30 को, ठीक है। तो 30 इन्वर्स है वो -1 कॉन्ग्रुएंट, ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, -1 इंटू मोडुलो 30 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो 31, क्योंकि हमें ये देखना है कि 30 का इन्वर्स कितना है 31 के, जो Z31 है उसके अंदर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 30 का जो इन्वर्स है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए ओवरऑल इस वाली चीज़ का जब हम इसमें यूज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 29 का जो फैक्टोरियल है इज इक्वल टू 1 इंटू मोडुलस ऑफ 31, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 31, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ है, अब हमें तो निकालना है 4 × 29 का फैक्टोरियल, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × 29 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 4 मोडुलो 31 के, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाली चीज़ तो हमें मिल गई 4 × 29 का फैक्टोरियल, और हमें 5 फैक्टोरियल भी मिल गया था, किसके कॉन्ग्रुएंट मिला था, जो 5 फैक्टोरियल 27 मोडुलो 31 के। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करके यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 4 × 29 का फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, वहाँ पे क्या मिला था 20 कॉन्ग्रुएंट टू 27, यहाँ पर क्या मिला है कॉन्ग्रुएंट टू 4, तो 27 + 4 मोडुलो 31 ये आ जाएगा। तो 4 × 29 + 5 का 29 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल इस कॉन्ग्रुएंट टू कितना बनी है यहाँ पर 31 मोडुलो 31। अब 31 मोडुलो 31 के अंदर Z31 के अंदर 31 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल हो गई, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो 31, दैट मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स जो ये वाला जो नंबर होगा ना ये 31 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। यही आंसर था इसका, 0। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोला रखा था ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसको हमने मान लिया कि कोई मैट्रिक्स A थी 3 × 3 की जिसका डिटर्मिनेंट ये है। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वाला कॉलम देखो, ये वाला कॉलम देखो, इस कॉलम में ना सिर्फ क्या कर रखा, अगर ये वाली जो वैल्यू है ना x, इस पूरे कॉलम में x² y² z² ऐसे ऐसे ऐड कर दिया तो ये वाली टर्म मिल रही है ना। अब इसमें जैसे फर्स्ट वाला है इसमें 1 1 1 के अंदर x y z ऐड कर रखा है, ऐसे हमें ये वाला मिल रहा है। तो अगर हम क्या करें, हमें क्योंकि हमें पता है कि जो थर्ड वाला जो हम ऑपरेशन लगाते हैं
उसके अंडर जो डिटर्मिनेंट होता है वो चेंज नहीं होता। मतलब किसी भी रो या रो के अंदर कोई दूसरी रो का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर किसी भी कॉलम के अंदर किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे डिटर्मिनेंट है वो चेंज नहीं होता। चेंज तब होता है जब हम इंटरचेंज करते हैं। जैसे रो को, दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो नेगेटिव साइन से चेंज आ जाता है, दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया तो नेगेटिव साइन से चेंज आ जाता है, ठीक है। और किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब चेंज आता है। लेकिन अब देखो, जैसे अगर मैं C3 में ऑपरेशन अप्लाई करूँ, C3 माइनस C2 करूँ, तो ये क्या बनेगा, जैसे फर्स्ट और सेकंड तो यूँ क्या आ जाएगा, C1 यू का यूँ लिख दिया, C2 यूँ का यूँ लिख दिया। देखो दोनों यूँ के यूँ लिख दिए। अब इस वाले कॉलम में से जब ये वाला घटाएंगे तो 1 प्लस एक्स वाली टर्म देखो कट जाएगी, 1 प्लस वाई वाली कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस जेड वाली कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इस वाले में भी जो ये सेकंड वाला है, सेकंड वाले में से अगर मैं फर्स्ट वाला कॉलम घटा दूँ तो C2 पर अप्लाई किया, C2 माइनस C1, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम यू का यूँ आएगा, थर्ड कॉलम भी यू का यूँ आएगा। अब मैंने सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाया तो ये 1 वाली जो टर्म है ना नेगेटिव होकर -1 होकर ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड बचेगा, ठीक है। तो ये 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब देखो, अगर आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है ना, तो जिससे जो किसी ने अगर जेई वगैरह की प्रिपरेशन करी हो तो वहाँ पर भी आता है ये वंडर मोड डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला। अगर वो वाला, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, बाकी अगर वो वाला नहीं याद है तो अभी हम ऐसे ही प्रोसीड करते हैं, उसके बाद फिर हम वो फॉर्मूला लिख के यहीं से आंसर निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अभी हमें ये फुल करना था, 5 मार्क्स में था ये वाला पार्ट, ओवरऑल क्वेश्चन 10 नंबर का था, 2 पार्ट थे इसके, तो इसलिए तो हमें यहाँ पर पूरा सोल्व करके दिखाना होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर अब एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या कोशिश करनी है, जीरो बनाने की, ठीक है। तो जीरो बनानी, तो जैसे ये वाली रो है इसमें यहाँ पर 1 और 1, अगर मैं R2 में से R1 घटा दूँ, ऐसे R3 में से R1 घटा दूँ, तो यहाँ पर भी जीरो बन जाएगा, यहाँ पर भी जीरो बन जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R1, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो जैसे फर्स्ट रो पर तो कोई ऑपरेशन लगा, फर्स्ट रो तो ऐसे लिख दी 1x स्क्वायर। सेकंड रो में देखो 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, यहाँ पर y माइनस एक्स बनेगा और ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड में 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा और जेड माइनस एक्स आएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर, अब ये वाली जो है सेकंड और थर्ड रो में ध्यान से देखो, y माइनस एक्स ये वाला है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया तो y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स हो गया। ऐसे ही इस वाली जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो अब ये देखो, जैसे R2 है और R3 है, R2 में से हम क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं पूरी रो में से, R3 में से हम जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल दिया कॉमन। अब ये क्या बन गया, फर्स्ट रो तो एज इट इज हो गई, सेकंड रो में क्या चेंज आ गया कि यहाँ पर जीरो था तो ये जीरो आ गया, यहाँ पर y माइनस एक्स कॉमन गया तो 1 आ गया, यहाँ पर y प्लस एक्स बच गया, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर 1, जेड माइनस एक्स कॉमन निकालने पर तो यहाँ पर जेड प्लस एक्स बच गया, ठीक है। अब देखो, अब फिर से यहाँ पर अगर जीरो बनाना हो, यहाँ पर जीरो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, वैसे यहाँ से इसको डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर सकते हैं C1 इस वाले कॉलम से, यहाँ पर ये वाला ऑपरेशन बिना लगाएं, तो अगर चाहें तो हम लगा भी सकते हैं और थोड़ा और कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि R3 पर ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R2, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाली रो एज इट इज़ है 1x एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाली 0 1 वाई प्लस एक्स, ये भी एज इट इज़ है, ठीक है ये वाली। अब थर्ड वाली देखो, इसमें से घटाएंगे 0 माइनस 0 0, अब 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, z माइनस वाई आएगा, ठीक है ये लिख दिया। अब मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया C1 से, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दिया, ये वाली टर्म तो बाहर है एज इट इज़ रह गई, ये वाली जो है वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, ये वाली को 1 इंटू में, ये पूरे ब्रैकेट के बारे में, मतलब पूरे इस डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी इस वाली टर्म की, तो 1 इंटू में, अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ पर से यहाँ से मिलेगा जेड माइनस वाई, इधर से मिलेगा 0, ठीक है। तो अब जो बाकी जो टर्म्स होंगी, यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट नहीं है, तो अब देखो यहाँ पर तो ये -0 और +0 जो ये वाली है फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, यहाँ -0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग, तो ये 0 ही बन जाएगा। तो इसीलिए हमें मिला वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें से यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड कई बार ऐसा ही साइक्लिक ऑर्डर में लिखने के लिए ऐसे कर देते हैं, माइनस कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो ये बना x माइनस, जो ये वाली टर्म थी ना इसमें से भी निकाल लिया और इसमें से भी, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी,
एक्स माइनस, दोनों में से माइनस माइनस कॉमन निकलेगा तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा, तो इसलिए बाहर कोई भी पॉजिटिव ही साइन रहेगा, तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई। ये बनेगा, ये वाली टर्म यहाँ पर इस में से कॉमन निकाल लिया, तो ये दोनों में से निकाला, इसमें से और इसमें से, ठीक है, एक्स माइनस वाई, और ये बनेगा वाई माइनस जेड, और ये बन गया जेड माइनस एक्स, यूँ का यूँ, तो एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब देखो जो मैंने वो वाला बोला था कि मतलब शॉर्ट में लिख सकते हैं वन मोड डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मतलब वो अगर हमारे किसी और एग्जाम में हो तो तब हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने CSR के एग्जाम में पूछा हो ऐसे, तो हम वहाँ पर सोल्यूशन तो दिखाना नहीं होता, हमें ओवरऑल आंसर निकालना होता है। तो ये वाली जो टाइप का डिटर्मिनेंट होता है, जैसे यहाँ पर 1 1 1, कोई भी n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट है 1 1 1, लास्ट तक 1 1 1 है, और यहाँ पर कुछ ऐसे है x1 x2 एंड सो ऑन यहाँ तक xn, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाए x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर एंड सो ऑन xn का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 चल रहे हैं सारे, और सेकंड में ऐसा आ जाए x1 x2 xn हैं, और जो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम है ना उसमें इन्हीं वाले एक्साइज का स्क्वायर बन जाए, फिर फोर्थ कॉलम में इन्हीं एक्साइज का क्यूब बन जाए, एंड सोन nth कॉलम में क्या बन जाएगा, इन्हीं की पावर n-1 बन जाएगी, एंड सोन यहाँ पर बन जाएगी xn की पावर n-1। तो जैसे यहाँ पर देखो n की वैल्यू 3 है, 1 1 1, और ये जो हमारे है ना x1 x2 x3, इनको इन्होंने क्या मान रखा है, x y z मान रखा है। तो देखो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है, सेकंड कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं, थर्ड कॉलम में क्या है, n-1 तक की पावर मिलेंगी। जैसे 3 क्रॉस 3 का है तो 3-1 यानी सेकंड पावर तक मिलेंगे, देखो सेकंड पावर तक है, और जो ये वाले नंबर थे इन्हीं की पावर्स आएंगी, तो इन्हीं की 1 1 पावर थी, फिर इनकी 2 2 पावर हो गई, और यहाँ पर n की वैल्यू 3 थी, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड पावर तक मिल गया। तो इस वाला जो इस टाइप का जब भी डिटर्मिनेंट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, जो ये एक्साइज होते हैं ना जो कॉलम वाइज लिखे थे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है x1 माइनस x2 इंटू x2 माइनस x1, ऐसे x2 माइनस x3 सीक्वेंस में ऐसे चलता रहना है, इंटू x3 माइनस x4 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या मिल जाता है, xn माइनस x1, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर x y z है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो यही हमारी वैल्यू आई है इससे सोल्व करके जो हमने लिखी है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि इस फॉर्मूले से भी यही वाली वैल्यू आती है, ठीक है। इसको बोलते हैं वन मोड डिटर्मिनेंट। तो अब इसका सेकंड वाला पार्ट था, जो इसका सेकंड वाला पार्ट है उसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट आएगा, मतलब वहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो एक बार देखते हैं, मतलब ऐसे लिख रखा है, ये इस तरीके से मैट्रिसेज लिख रखी हैं दोनों साइड। तो अगर पहले हम एक बार डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल रहे हैं के की, बट हाँ अगर यहाँ पर ये मिसप्रिंट नहीं हुआ, अगर मैट्रिसेज ही लिख रखे हैं तो फिर चेंज आएगा के की वैल्यू में कुछ ना कुछ, जो हम डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब ध्यान नहीं देते, डिटर्मिनेंट ही लगाकर जब चल रहे होते हैं तो तब तो वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो देखो जैसे हमने पहले हम मानकर चले कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट है दोनों साइड, मतलब दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के इंटू दिस वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब ये वाली देखो कि इसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूछे के की वैल्यू क्या आएगी, कि ये चीज़ है ना, ये वाली चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, तो के की वैल्यू क्या आएगी देखो। तो अब ये वाली चीज़ है, अब इसमें कॉलम्स देखो सोल्व करने के लिए कि ये वाला कॉलम है और ये वाला कॉलम है। अब अगर मैं C3 में से C2 घटा दूँ तो कुछ ये जो कोस वाली टर्म्स होंगी ये कैंसिल होगी ना। जैसे अगर देखो इसको देखते हैं एक बार, जो ये C3 है, मैंने क्या किया C3 माइनस C2 क्या, देखो C3 में क्या है साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, C3 में साइन एक्स साइन वाई और साइन जेड, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, C2 में कोस वाई माइनस साइन वाई और कोस जेड माइनस साइन जेड, कोस जेड माइनस के साइन जेड, ठीक है। अगर मैं C3 माइनस C2 कर दूँ, ये C3 में से अगर C2 घटाए, इस पूरी टर्म ब्रैकेट में ये करना पड़ेगा माइनस और माइनस ऑफ दिस। तो अब देखो अब जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो साइन नेगेटिव साइन दोनों के साथ लगेगा, तो जब दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगेगा तो हम
लिख सकते हैं यहाँ से कि जो ये वाली वैल्यू है ना, ये इनके साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पर क्या था, ठीक है, ये वाली जो टर्म थी ना, ये वाली, ओ माय गॉड सॉरी, यहाँ पर कोस एक्स प्लस साइन एक्स था, ओनली साइन एक्स नहीं, कोस एक्स प्लस साइन वाई, कोस वाई प्लस साइन वाई, कोस जेड प्लस साइन जेड। यहाँ पर साथ में क्या है, कोस एक्स भी है, साइन एक्स और कोस एक्स, सॉरी इसको दोबारा से लिखते हैं, कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे था, ठीक है, कोस वाई प्लस साइन वाई थर्ड में, और थर्ड कॉलम में कोस जेड प्लस साइन जेड। तो इसमें से मैंने क्या किया, C2 को रिमूव किया। तो जो C2 कॉलम है, C2 कॉलम कौन सा था, ये वाला, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस वाई माइनस साइन वाई, कोस जेड माइनस साइन जेड, ठीक है, ये वाला है, इसको माइनस किया, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, ठीक है। अब देखो जैसे फर्स्ट वाली टर्म लिख दी, सिर्फ इसको घटाएंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा और इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, ब्रैकेट हट कर। तो अब यहाँ से कोस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, और साइन एक्स बचेगा। ऐसे जो सेकंड वाली टर्म है उसमें क्या बनेगा, माइनस के कोस वाई और प्लस के साइन वाई हो जाएगा, साइन चेंज होकर, ठीक है। तो यहाँ से कोस वाई कैंसिल हो जाएगा, साइन वाई बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर माइनस कोस जेड बनेगा, प्लस के साइन जेड बनेगा, तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कोस वाला, तो साइन जेड। तो ओवरऑल हमें मिला साइन एक्स प्लस के साइन एक्स, साइन वाई प्लस के साइन वाई, साइन जेड प्लस के साइन जेड, तो 2 साइन एक्स 2 साइन वाई और 2 साइन जेड, ये वाला कॉलम बन जाएगा, देखो यही वाला। तो जब हम करेंगे C3 माइनस C2 करेंगे तो हमें मिलेगा 2 साइन एक्स 2 साइन वाई 2 साइन जेड कॉलम के अंदर। तो इधर वाला ये यूं का यूं है। तो अब हम कोशिश करें इस वाले डिटरमिनेंट को इस तरीके की बनाने की, ठीक है। तो अब ये वाला है, अब इसमें से क्या कर सकते हैं, ये वाला जो कॉलम है थर्ड वाला, इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल कर लिख दिया पूरे में से, इज इक्वल टू के इंटू दिस डिटरमिनेंट। अब देखो ये वाला जो है, अब ये वाले कॉलम में, अब ये वाला और ये वाला, इसमें क्या है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो ये साइन वाली टर्म्स है ना, ये हट जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, C2 में क्या कर दिया, C2 प्लस C3 कर दिया। तो C2 प्लस C3 करेंगे तो C2 में फर्स्ट वाला ऐसे ही कॉलम से, थर्ड वाला भी ऐसे ही, सेकंड वाले कॉलम में थर्ड वाला कॉलम अगर ऐड कर दिया तो यहाँ से साइन एक्स साइन वाई साइन जेड ये कैंसिल हो गए, कोस एक्स कोस वाई कोस जेड आ गया, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला लिख दिया। अब के इंटू में ये वाला डिटरमिनेंट। अब देखो ये वाली वैल्यू में और ये वाली वैल्यू में थोड़ा सा चेंज है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, मतलब ये रो वाइज है और ये कॉलम वाइज है, तो इसीलिए अब क्या किया मैंने, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज, और हमें पता है कि ए का ट्रांसपोज और ए के डिटरमिनेंट, ए का ट्रांसपोज और ए का जो डिटरमिनेंट होता है और ए के ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है बराबर होते हैं। इसलिए मैं इसका ट्रांसपोज लिखूँ या इसका डिटरमिनेंट लिखूँ या इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लिखूँ, वो बराबर आएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको ट्रांसपोज करके फिर लिख दिया। तो जैसे ये फर्स्ट वाला कॉलम था, इसकी फर्स्ट रो हो गई, सेकंड वाला कॉलम की सेकंड रो बन गई, थर्ड वाले कॉलम की क्या बन गई, थर्ड रो बन गई, ठीक है। तो इसलिए साथ में हमें लिखना पड़ेगा, बिकॉज ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो इज इक्वल टू के इनटू दिस। अब देखो यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है, फर्स्ट रो बराबर है सेकंड रो ना, इसकी जो ये रो है ना, इसकी सेकंड रो है और इसकी ये थर्ड रो है, इसकी जो थर्ड रो है इसकी सेकंड रो है। तो हमें सिर्फ एक ऑपरेशन और लगाना है इस लेफ्ट वाले में, या लेफ्ट में लगा लो या राइट में लगा लो, मर्जी है, कि हमें क्या करना पड़ेगा, रोज़ को इंटरचेंज करना पड़ेगा। मान लो मैंने इसमें क्या किया, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, तो फर्स्ट वाली तो यूं की यूं रह गई। जब इंटरचेंज करेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा, तो इसीलिए माइनस के 2 आ जाएगा यहाँ पर, कि -1 से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर थर्ड रो सेकंड के प्लेस पर चली गई, ये आ गई, और थर्ड जो सेकंड रो थी वो थर्ड के प्लेस पे आ गई। अब देखो, अब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर है, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर जब हम कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब देखो जैसे अब वहाँ पर अगर मैट्रिसेस लिखी हुई है, तो जब मैट्रिसेस लिखी हुई है ना, तो तब अगर ये डिटरमिनेंट है तो ठीक है, के की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि उसमें यही दिख रहा है, तो जब मैट्रिसेस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, तो हमें अगर हम डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे
तो जब ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ना राइट साइड वाला, ये क्या बनेगा k इंटू ये वाली मैट्रिक्स, मान लो इसको a मान लिया, ठीक है, लेफ्ट वाला डिटर्मिनेंट इस पर डिटर्मिनेंट लग जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन राइट में क्या होगा, k इंटू में ये 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है कोई भी, तो जब हमारे पास ऐसे होता है k इंटू में कोई n×n की जो मैट्रिक्स होती है, k कोई भी स्केलर है, तो तब हम उसके ऊपर डिटर्मिनेंट लगाते हैं तो वो क्या आता है, k की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट होता है। जैसे a जितने भी ऑर्डर किया है तो k की पावर में उतना आ जाता है, वही नंबर इंटू ए का डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर ये k इंटू में मान लो ये वाली मैट्रिक्स a है जो यहाँ पर लिख रखी है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये क्या आएगा, k की पावर 3 इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। तो तब हमें जो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे ना, कि जब हम डिटर्मिनेंट लेके अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर साथ में अगर ये शुरुआत में अगर हमें डिटर्मिनेंट ना देकर ऐसे मैट्रिसेस दे रखी हों तो फिर तो तब हमें ऐसे ही करना होगा। अब यहाँ पर तो तब क्या आएगा, साथ में k की पावर 3 आएगी यहाँ पर k की जगह पर, इंटू में ये वाला डिटर्मिनेंट। तो लास्ट तक हम पूरा सोल्व करते जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, k की पावर 3 की वैल्यू -2 मिलेगी, तो यहाँ से k इज इक्वल टू आएगा -2 की पावर 1/3, -2 के थर्ड रूट मिलेंगे, ये वाला आंसर होगा उस केस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ अभी डिपेंड करती है कि यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट दिया होगा तो -2 वैल्यू आएगी k की, और अगर यहाँ पर मैट्रिसेस बना के दे रखे होंगी तो फिर हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो k की पावर 3 से कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पेपर था इसके हमने सारे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, कई सारे पार्ट्स में डालने पड़े क्योंकि हमें एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना था और तब देखना था, ताकि हमें सिर्फ ये आंसर मैच नहीं करने अपने, हमें ये भी देखना है कि अब जब हम आगे कभी ट्राई करेंगे देंगे पेपर तो तब हमारी जो इसमें मिस्टेक्स हुई है वो ना हो, और इसमें जिस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आए हैं उनको हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। आई होप आपको ये सीरीज है वो समझ आए, इसकी सीरीज में जो भी जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, हाँ एक क्वेश्चन और रहता है, नहीं एक क्वेश्चन रहता है 16th वाला क्वेश्चन, अभी देखते हैं, वो दिख गया अभी करते करते, याद नहीं रहा था वो 16th वाला क्वेश्चन जो है वो उठाते हैं। 16th वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अभी ये बहुत लेंदी हो जाएगी ये वाली वीडियो, तो ठीक है। अभी दिख गया कि एक रहता है 16th वाला सिर्फ इसका, बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, उसको हम अभी नेक्स्ट पार्ट अभी डाल देंगे, उसमें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।